वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे खित्ते यानी पाकिस्तान और इंडिया में माओ की सेहत और जिंदगी के हवाले से सबसे बड़ा और संगीन खतरा है। जब घर में एक नन्हे बच्चे की पैदाइश होती है तो पूरा घर खुशियों से झूम उठता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, मुबारकबाद के पैगाम आते हैं और हर किसी की तवज्जो उस छोटे से बच्चे पर मरकूज हो जाती है। लेकिन इन खुशियों के शोर में अक्सर इस्मा की खामोश तकलीफ और उसके जिस्म के अंदर चलने वाली एक सांगीन जंग को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज हम पोस्टपार्टम हीमोरेज यानी डिलीवरी के बाद खून के हद से ज्यादा बहने के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसे अगर वक्त पर न रोका जाए तो यह चंद ही मिनटों या घंटों में एक माँ की जान ले सकती है। हमारे मुआशरे में जहाँ आज भी बहुत सी डिलीवरीज घरों में होती हैं और जहाँ माओं में पहले से ही खून की कमी एक आम बात है, इस खतरे को समझना और इसके असबाब को जानना हर हामिल औरत, उसके शोहर और उसके घर वालों के लिए इंतहा जरूरी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नॉर्मल ब्लीडिंग और हेमोरेज में आखिर फर्क क्या है। बच्चा पैदा होने के बाद और प्लेसेंटा, जिसे आम जबान में आनवल या खीरी कहा जाता है, उसके निकालने के बाद बच्चादानी, जिसे उतरस कहते हैं, अपने अंदर की उस्ते को साफ करती है जिसने 9 महीने तक बच्चे को संभाला होता है। इस सफाई के अमल में खून का आना बिल्कुल कुदरती और नॉर्मल है। शुरू के चंद दिनों में यह ब्लीडिंग आम माहवारी या पीरियड्स की तरह हेवी हो सकती है। खून का रंग सुर्ख होता है और इसमें छोटे छोटे लुथरे या क्लॉट्स भी आ सकते हैं। लेकिन पोस्टपार्टम हेमोरेज इस नॉर्मल अमल से बिल्कुल मुख्तलिफ और इंतहाई खौफनाक है। इसकी पहचान के लिए एक बहुत आसान उसूल है जिसे पट टेस्ट कहते हैं। अगर आपका मैटरनिटी पैड सिर्फ एक घंटे के अंदर पूरी तरह खून से भीग रहा है और ये सिलसिला लगातार 2 घंटे तक चलता है तो ये नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ऐसे खून के लोथरे आ रहे हैं जिनका साइज एक बड़े नींबू या गोल्फ बॉल से बड़ा है तो ये एक वाज़े खतरे की घंटी है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी की निशानी है। तो आखिर अचानक इतना ज्यादा खून क्यों बहने लगता है? मेडिकल साइंस में इसके 4 बड़े असबाब बताए जाते हैं जिन्हें 4 T's कहा जाता है: टोन, ट्रॉमा, टिश्यू और थ्रोम्बिन। सबसे बारी और आम वजह टोन है यानी यूथराइन अथोनी। कुदरती निजाम के तहत बच्चा और प्लेसेंटा निकलने के फौरन बाद माँ की बच्चादानी को बहुत जोर से सुकड़ना या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। जब बच्चादानी सुकड़ती है तो वो उन तमाम खून की नलियों को जोर से दबाकर बांध कर देती है जो पहले प्लेसेंटा को खून फराहम कर रही थी। ये बिल्कुल एक अंदरूनी पट्टी या टूर्निकेट की तरह काम करता है। लेकिन अगर किसी वजह से बच्चादानी न सुखराए और वो ढीली ढाली ही रहे तो उन खुली हुई नालियों से खून पानी की तरह बहने लगता है। दूसरी वजह ट्रॉमा है। डिलीवरी के वक्त अगर बर्थ कैनाल, वेजाइना या सर्विक्स में कोई गहरा कट लग जाए या टिश्यू फट जाए तो वहाँ से शेडिड ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरी वजह टिश्यू है। अगर प्लेसेंटा का कोई छोटा सा टुकड़ा या झिल्लियों का कोई हिस्सा बच्चादानी के अंदर ही रह जाए तो बच्चादानी सही तरह से सुकरेगी नहीं और खून बहना जारी रहेगा जब तक कि उस टुकड़े को बाहर ना निकल दिया जाए। और आखिरी वजह थ्रोम्बिन है, जिसमें माँ के जिस्म में खून जमने या क्लॉटिंग की सलाहियत ही मुतासिर हो जाती है, जो कि एक इंतहा पेचीदा और खतरनाक मसला है। अब आते हैं अपने खित्ते के सबसे बड़े मसले की तरफ। पाकिस्तान और इंडिया में ये हेमोरेज इतना जानलेवा क्यों साबित होता है? इसकी 2 सबसे बड़ी वजूहात हैं: घर में होने वाली डिलीवरीज और पहले से मौजूद एनीमिया या खून की कमी। हमारे यहाँ गांव देहातों में और शहरों के भी बहुत से इलाकों में आज भी डिलीवरीज रिवायती दाइयों के हाथों घर पर होती हैं। एक दाई के पास तजुर्बा तो हो सकता है, लेकिन जब एक औरत को अचानक हेमरेज होता है तो उस वक्त उसे बचाने के लिए फौरन लाइफ सेविंग इंजेक्शन जैसे कि ऑक्सीटोसिन और IV फ्लूइड्स की जरूरत होती है। घर पर यह सहूलियत मैसर नहीं होती। जब तक घर वाले हालात की संगीनी को समझते हैं, गरी का इंतजाम करते हैं और माँ को किसी बड़े अस्पताल लेकर पहुँचते हैं, तब तक बहुत सारा कीमती वक्त और खून जया हो चुका होता है। यह वक्त की तखीर ही सबसे ज्यादा जाने लेती है, क्योंकि इस इमरजेंसी में हर एक मिनट कीमती होता है। और फिर बात आती है एनीमिया की। हमारे मुआशरे में औरतों की खुराक पर अक्सर सबसे कम तवज्जो दी जाती है। बहुत सी औरतें जब हामला होती हैं तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल पहले ही 8 या 9 होता है, जो कि बहुत कम है। एक सेहतमंद औरत अगर डिलीवरी के दौरान थोड़ा ज्यादा खून बहा भी दे तो उसका जिस्म उसे बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन एक एनीमिक माँ जिसके जिस्म में पहले ही खून और आयरन की शेडीड कमी है, अगर उसे थोड़ी सी भी ओवर ब्लीडिंग हो जाए तो उसका जिस्म फौरन शॉक में चला जाता है। उसके दिल और दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बैंड हो जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की गोलियां खाना और अपनी खुराक में पालक, कलेजी, चुकंदर, गोश्त और आयरन से भरपूर गिजा शामिल करना सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि आपकी जान बचाने के लिए जरूरी है। आपको कैसे पता चलेगा कि हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और फौरन मदद बुलानी चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, बट्स का जल्दी भीगना सबसे बड़ी निशानी है, लेकिन इसके अलावा जिस्मानी अलामात भी बहुत वाज़ेह होती हैं। जब जिस्म से खून तेजी से निकल रहा होता है तो माँ को अचानक बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है या धुंधलापन महसूस होता है। दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है, जैसे सीने से बाहर आ जाएगी, क्योंकि दिल
कोशिश करता है कि बचे हुए थोड़े खून को तेजी से जिस्म में पहुंचाए। माँ की जिल्द बिल्कुल पीली, ठंडी और चिपचिपी हो जाती है। उसे सांस लेने में दुश्वारी होती है और अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। अगर आपके सामने किसी माँ को डिलीवरी के बाद ऐसी कोई भी अलामत जाहिर हो तो प्लीज घरेलू तोतकोन या आराम करने का इंतजार न करें। फौरन बगैर 1 मिनट जाया किए उसे एक अच्छे और बड़े अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर जाएं। जब एक माँ हेमोरेज की हालत में अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर्स का एक्शन बहुत तेज और थोड़ा तकलीफदेह होता है। सबसे पहले डॉक्टर या नर्स माँ के पेट पर जोर जोर से मसाज करते हैं, जिसे फंडाल मसाज कहते हैं। ये प्रोसीजर काफी दर्दनाक होता है, लेकिन ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा दानी को मैनुअल स्टिमुलेशन मिले और वो सुकरे, और अगर अंदर कोई खून के लोथरे हैं तो वो बाहर निकल आए। इसके साथ ही ड्रिप के जरिए तेजी से फ्लूइड और ऐसी अद्वियात दी जाती है जो बच्चा दानी को क्रैम्प करने और बैंड होने पर मजबूर करती है। अगर ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुकती तो डॉक्टर्स आगे के प्रोसीजर्स करते हैं। वो बच्चा दानी को अंदर से चेक करते हैं कि कोई प्लेसेंटा का हिस्सा तो नहीं रह गया। बाज औकात एक खास किस्म का गुब्बारा, जिसे बकरी बलून कहते हैं, बच्चा दानी के अंदर डालकर फुलाया जाता है ताकि अंदर से प्रेशर बनाए और खून की नलियां बांड हो जाएं। और शायद खून बह जाने की सूरत में फौरन बाहर से खून या ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना पड़ता है ताकि माँ की जान बचाई जा सके। उन इंतहाई संगीन हालात में जब कोई भी दवा या तरीका काम नहीं आता तो आखिरी हाल के तौर पर माँ की बच्चादानी को ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ता है ताकि उसकी जिंदगी बचाई जा सके। इस जानलेवा तजारबे से गुजारने के बाद की रिकवरी इंतहाई मुश्किल होती है। जिस्मानी तौर पर माँ बिल्कुल निचर चुकी होती है, उसमें उठने बैठने या अपने बच्चे को उठाने की ताकत नहीं होती। उसे महीनों तक आयरन के सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं ताकि जिस्म में दोबारा खून बन सके। ऐसे में शोहर और घर वालों का किरदार सबसे अहम हो जाता है। उन्हें चाहिए कि बच्चे की देखभाल का ज्यादातर हिस्सा खुद संभलें और माँ को सिर्फ आराम करने दें। और सिर्फ जिस्मानी कमजोरी ही नहीं, इस इमरजेंसी का जहनी सदमा या ट्रॉमा भी बहुत गहरा होता है। एक माँ जो बच्चे की पैदाइश की खुशियों के ख्वाब देख रही थी, उसने अचानक मौत को इतने करीब से देखा होता है। वो डिप्रेशन, खौफ और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का शिकार हो सकती है। इस वक्त उसे पूरे परिवार के प्यार, सहारे और हौसले की जरूरत होती है। इस सब से बचने का बेहतरीन तरीका एहतियात है। अगर आप हामिला हैं तो कोशिश करें कि आपकी डिलीवरी किसी ऐसे अस्पताल में हो जहां इमरजेंसी की सूरत में खून और ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद हो। अगर आप किसी क्लिनिक या घर पर डिलीवरी करवाना चाहती हैं तो इस बात को यकीन बनाएं कि आपकी दाई या मिडवाइफ ट्रेंड हो और उसके पास खून रोकने वाली दवाइयाँ जरूर मौजूद हों। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी गिजा का पूरा ख्याल रखें। अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट वक्त पर करवाएं। अगर आपके घर में किसी की डिलीवरी होने वाली है तो घर के 2 या 3 अफराद को पहले से ही खून देने के लिए स्टैंड बाय पर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर भाग दौड़ न करनी पड़े। बच्चे की पैदाइश एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। एक माँ अपनी जान दांव पर लगाकर एक नई जिंदगी इस दुनिया में लाती है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस माँ की सेहत, उसकी हिफाजत और उसकी जिंदगी को सबसे पहली तरजीह दें। किसी भी खतरे की निशानी को मामूली मत समझें। अगर हालात खराब लगें तो फौरन अस्पताल जाएं। अपना और अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अपने डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में रहें और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।